मम्मी मॉम बोलने वाले लोग हो गए, लेकिन मैडम ने हमेशा अपनी कहानियों में उसको उतारा है, लिखा है। पांचवा स्तंभ के नाम से एक पत्रिका भी निकलता है जिसके प्रधान संपादक मैडम हैं। मुझे कई बार मौका मिला है उस पत्रिका के समारोह वगैरह में जाने का। राजपथ से लोकपथ एक जीवनी लिखी थी उन्होंने, जिस पर एक टेली फिल्म भी बनी। ये राजमाता विजय राजे सिंधिया जी की जीवनी के ऊपर मैडम ने लिखी थी। ज्यों मेहंदी के रंग उपन्यास। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग सब जान जाएं इसको, मौका मिले तो उसको जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, तो एक पक्ष आपको और सामने नजर आएगा। घरवास। यायावरी आंखों से देखन में छोटन लगे, सीतापुरी बोली। बिहार की लोक कथाएं। 2.5 बीघा जमीन, मात्र देह नहीं औरत, विकास का विश्वास। साक्षात्कार कहानी संग्रह। श्री ब्रजेश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि वो महामहिम किशोर जी, श्री अमित किशोर जी, आप डॉक्टर रामकृपाल सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री गौरव जी, मधुकर जी, आप श्री सीपी सिंह जी को आग्रह है अभयानंद जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री अजय जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। कुछ आप लोगों को जानकारी है, लेकिन उन दिनों कितना कठिन होता था कॉलेज को खोलना। ये मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था तो मुझे मिला डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ मुजफ्फरपुर से ये कोई LSSO मैली करके उन्होंने लिखा था। उन्होंने लिखा था कि एक साइंटिफिक सोसाइटी फाउंड की गई थी और LS कॉलेज को एक कॉलेज के रूप में मान्यता देने के लिए एक सिंडिकेट सीनेट होता था कि कॉलेज खोल सकते हैं, और वह भी 2nd ग्रेड का। 1980 में इसको फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज की तो वो मिली थी। अब मैं श्री अभयानंद सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, सर आएंगे। और राज्यपाल गोवा मृदुला सिन्हा जी, इस मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगण और इस सभा कक्ष में आए हुए आज के इस आयोजन में सभी अतिथिगण। ब्रजेश जी ने कुछ दिनों पहले मुझे एक आमंत्रण भेजा था। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं था और बताया कि लंगट सिंह जी के स्मृति में आज एक कार्यक्रम को करेंगे, तो संभवतः श्रृंखला में दूसरा आयोजन है। मैं इस आयोजन से भी परिचित नहीं था और सबसे बड़ी बात कि बिहार की वर्तमान शिक्षा स्थिति पर बोलने में के लिए मैं सक्षम हूँ, इसका एहसास मुझे नहीं है, क्योंकि संभवतः मैं उस स्तर पर बात करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैंने एक स्टूडेंट के रूप में जैसे हर व्यक्ति अपना बचपन बिताता है वैसा मैंने बिताया। फिर तुरंत एक नौकरी पकड़ ली जिसमें अपराधियों का पीछा करना ही मेरा मुख्य पेशा रहा और 35 साल उसको करने के पश्चात अब शिक्षा के क्षेत्र में इन्वर्टेड कोमा में ही कहूँगा, थोड़ा एक प्रयास किया जो नौकरी के दौरान भी कर
लेकिन उस प्रयास से कुछ तजुर्बा जरूर हुआ है, कुछ बातें समझ में आई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने एक शोधकर्ता के रूप में बहुत सारा डेटा एकत्रित किया है, उसका एनालिसिस किया है और उस पर मैं बहुत ही विश्वास के साथ कुछ कह सकता हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन जो बेटर देन गट फीलिंग वाली स्थिति है वो जरूर हुई है शिक्षा के संबंध में। आपसे बहुत ही संक्षेप में एक दो भावनाओं को मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली भावना ये है कि जो दो मुख्य समस्याएं हैं समाज की अभी, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, ये गंभीर समस्याएं हैं और संभवतः हर एज में रही होंगी। एक प्रश्न जो अपने आप से मैं पूछता रहा पूरी नौकरी के दौरान और अब और भी तीक्ष्णता से उसको पूछता हूँ अपने आप से कि क्या समाज इन दोनों अपनी समस्याओं का निदान स्वयं नहीं ढूंढ सकता है? क्या इसके लिए सरकार पर आश्रित होना आवश्यक है? और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे वस्तुतः मिल गया है, क्योंकि यह प्रयास अभी भी जारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तरीके से सोचा जाए तो इसका उत्तर शायद हाँ ही है, या समाज अपनी समस्याओं का निदान कम से कम इन दोनों क्षेत्रों में तो स्वयं ढूंढ सकता है। समाज के पास अर्थ की कमी नहीं है, मैं तो मानता हूँ और आंकड़ों के अनुसार मैं जानता हूँ कि सरकार से अधिक अर्थ समाज के पास है। थोड़ा अंतर यह है कि समाज में ये चेतना अभी तक नहीं आई है कि अगर इस समस्या का निदान ढूंढना है तो हमको भी संगठित होकर के कर लेना होगा, और इसमें कोई आपके प्रयास में खलल भी नहीं ले सकता है, क्योंकि आपकी नीयत साफ होगी और आप सीधी राह में चलेंगे। आप अगर गौर करें तो जिस महान व्यक्ति की याद में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही किया था। उनको लगा होगा उस समय में कि कॉलेज की शिक्षा आवश्यक है। उस समय आप याद करेंगे तो जिस समय उन्होंने इस कॉलेज को रूप देने की कोशिश की, हायर एजुकेशन के लिए बिहार से लोग बंगाल जाया करते थे, और जब सेपरेशन हुआ होगा तो उनके मन में एक बात आई होगी, और उस समय के बहुत सारे लोग हैं उस जेनरेशन के जिन्होंने अपने प्रयास से इंस्टीट्यूशंस खोले हैं, वो चाहे अलीगढ़ में हो या बनारस में हो या लंगट सिंह कॉलेज हो या RDS कॉलेज हो या भागलपुर में जो कॉलेज है वो हो। सबों में एक ही तरह की बात आई थी कि वो पहले तो उन्होंने समस्या को समझा कि समस्या है क्या और इसका निदान कैसे हो सकता है। मैं इसी भावना को आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि आप भी इसी समाज में हैं। अगर आप बिहार की ही बात करें तो बिहार के बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों में अपने अपने काम में लगे हुए हैं और वो सक्षम लोग हैं। अगर आप एक अनौपचारिक संगठन भी बनाएं और तय करें कि हमको बिहार में एक खास उद्देश्य से जिसका शिक्षा से संबंध हो, शिक्षा और रोजगार से फिर संबंध हो जाए, ये करें बिहार के बच्चों को, जो एक नई पीढ़ी उभर के आ रही है, जो मुझे ऐसा अंदेशा है कि अगर उसे अगले 10 साल तक कोई दिशा नहीं मिली तो वो किस दिशा में चली जाएगी और कहाँ कहाँ आग लगाएगी उसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता है। तो उनकी एनर्जी को थोड़ा चैनलाइज किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। मैंने ये भी समझा है कि बहुत सारी समस्याएं जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन
सब का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निदान शिक्षा में ही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये जो सुपर 30 का एक्सपेरिमेंट मैंने किया, बहुत छोटा सा प्रयास है और अभी भी छोटा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस प्रयास को बहुत व्यापक बनाया जा सकता है, लेकिन इससे जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, एटलीस्ट हमने जो निकाला है, गुणात्मक रूप से इस ओर इंगित जरूर करता है कि समाज अगर अनौपचारिक रूप से भी जुड़े और ये तय करे कि हम लोगों को ये करना है, अपनी समाज की समस्याओं का निदान ढूंढ लेना है, तो जिसके पास जो क्षमता है वो लगाएगा। और हम लोग इस जो समस्या है, कई तरह की समस्याएं हैं, उनसे उबरने में सक्षम हो सकते हैं। मैं आपको दृष्टांत के रूप में बताऊं कि इसी शहर में बिहार के ही एक सज्जन हैं जिनके पास आर्थिक क्षमता है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि सर, मेरे पास अर्थ है और मेरे अर्थ का बहुत सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। मेरी इच्छा है कि बिहार में आप जो कर रहे हैं, हमारे अर्थ से आप एक चला दें व्यवस्था, जिससे कि बिहार के हर साल 30-40 बच्चों को, अगर हम जो आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब हैं, जिनमें क्षमता है, क्षमता मतलब मेरे लिए क्षमता का अर्थ हो जाता है मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स का, जिनमें बहुत अच्छा जिनमें बहुत अच्छी पकड़ है इस दोनों विषयों की, दिमाग उनका तेज चलता है इस दिशा में, उनको अगर आप ले करके IIT तक पहुंचा पाएँ तो 10 साल में एक सेना खड़ी हो सकती है। आइडिया उनका बिल्कुल सही था। मैंने कहा कि आप स्टार्ट कीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया और मुझे तो प्रसन्नता है ये कहने में कि फर्स्ट बैच उसका अपीयर होगा अगले साल। 2 बैचेस ऑलरेडी पढ़ना शुरू हो गए हैं। फर्स्ट ईयर आगे निकला, सेकेंड ईयर 2 इयर्स के लिए हम कर रहे हैं स्टूडेंट। और बहुत ही साधारण तरीके से, कहीं पता भी नहीं है इर्द गिर्द में कि पढ़ाई चल रही है, यहाँ किराए का मकान है, पढ़ाई हो रही है, बच्चे वहीं रहते हैं, खाते हैं, पढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब रिजल्ट्स आएंगे तो एस्टाउंडिंग रिजल्ट्स होंगे उसके। तो बच्चों को हम थोड़ा नाप तोल करके ही लेते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सभी डिप्राइव्ड कंडीशंस के बच्चे हैं। तो इस तरह से ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आ गए आज से 8 साल पहले। उन्होंने अप्रोच किया कि हमारे समाज की मदद कीजिए। हम लोग पढ़ाई के मामले में पीछे चले गए। एक खानकाह है मुंगेर में, मौलाना वली रहमानी साहब आजकल वो प्रेसिडेंट हो गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उनके नाम पर वही अपने आए थे कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कर दीजिए। बहुत आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा जान के कि वहाँ छोटे छोटे लोग, जो जैसे किसी की गैस की एजेंसी है, वो आकर के गैस जमा कर जा रहा है सिलेंडर, कि बच्चा लोग खा तो लेगा, इससे खाना बन जाएगा। कोई गांव से चला आ रहा है कि हमारे पास तो खाली धाने नहीं है, सर ले जाओ। ठीक है, हम लोग सोशल ऑडिट करके उनको हर वर्ष बच्चों को मंच पर ले आते हैं। कौन बच्चा कहाँ जा रहा है पढ़ाई खत्म करके, किस IIT में, किस NIT में जा रहा है, ये उनको बता देते हैं समाज को। और जिन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो बता देते हैं।